नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे भोपाल गैस त्रासदी में मुआवजे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लगे बड़े झटके की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की काली रात को जो कुछ भी हुआ था उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हवा में घुली जहरीली गैस ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया था और फिर हजारों लोग नींद की आगोश में हमेशा के लिए सो गए थे। मामला साल 1984 का है। अब सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 1989 में जो मुआवजा तय किया गया था वो नाकाफी था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स को 7,844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा चुकाने का आदेश दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की बात नहीं मानी और याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल 1989 में यूनियन कार्बाइड और केंद्र के बीच मुआवजे को लेकर समझौता हुआ था। तय किया गया था कि कंपनी करीब 715 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तब इस राशि को मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में सरकार ने इस रकम को कम बताना भी शुरू कर दिया था और फिर सरकार की ओर से साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दर्ज कर 7,844 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। केवल धोखाधड़ी के आधार पर ही सेटलमेंट रद्द हो सकता था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से धोखाधड़ी का कोई आधार नहीं दिया गया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसे बड़ी वजह माना जा रहा है इस याचिका के रद्द होने की। इसके अलावा अगर लंबित दावे हैं तो आरबीआई के पास पड़ी 50 करोड़ की राशि का इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इसको पीड़ितों को दिया जाए, यह भी कहा गया है। केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन का कानूनी सिद्धांतों में कोई आधार नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यह कई मायनों में बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कुछ वजहें इस क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज करने की बताई गई हैं, तो क्या सरकार पूरी तैयारी के साथ में नहीं गई थी, इसको लेकर के भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को तो झटका लगा ही है, लेकिन साथ ही झटका उन पीड़ितों को भी लगता हुआ नजर आ रहा है जिन्हें उम्मीद थी कि फैसला उनके पक्ष में आएगा और उसके बाद उन्हें जो अतिरिक्त मुआवजा राशि है वो भी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो आरबीआई के पास 50 करोड़ की राशि पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल, अगर कोई पीड़ित है उस तक मुआवजा राशि नहीं पहुंची है तो उनके लिए क्या किया जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। केंद्र सरकार की ओर से क्या तर्क दिया गया था, 1989 में 2.05 लाख पीड़ितों को ध्यान में रखकर मुआवजा राशि तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह राशि इन्हें ध्यान में रखकर तय की थी, लेकिन अब जो संख्या है वो 2.5 गुना बढ़ गई है। 5.74 लाख से ज्यादा अब पीड़ितों की संख्या हो गई है। ये केंद्र ने कहा है पीड़ितों की संख्या बढ़ी है, इसलिए मुआवजे की जो रकम है वो भी बढ़नी चाहिए। ये भी केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। हर्जाना बढ़ाया जाता है तो फिर भोपाल के हजारों गैस पीड़ितों को इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस क्यूरेटिव याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका किसी भी तरह से कानूनी सिद्धांत नहीं है। और अब जो मुआवजा मांगा गया था केंद्र सरकार की ओर से, अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई थी, उसे देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं दिया गया है। साफ तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। आखिर 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ क्या था। यूनियन कार्बाइड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था और यह बेहद ही जहरीली गैस हवा में घुल गई थी और पूरे इलाके में फैल गई थी, जिसकी जद में बहुत सारे परिवार आ गए थे। पूरे शहर में यह गैस फैल गई थी। सरकार के मुताबिक 3,787 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। हालांकि आंकड़ों को लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें प्रभावित हुए थे। ये सरकारी आंकड़े हैं। हालांकि आंकड़ों को लेकर के जो संगठन इस आपदा को लेकर के काम कर रहे थे उन्होंने अक्सर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जो आंकड़े हैं वो सही नहीं बताने के आरोप भी लगते रहे हैं और अब बड़ा झटका कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लगा है। जो अतिरिक्त मुआवजे की मांग याचिका दायर करके की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण भले ही शुरू हो चुका है, लेकिन नजारा कुछ पहले चरण जैसा ही नजर आ रहा है।
संसद में देखने को मिल रहा है तो बस हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। तो संसद में महाभारत नॉनस्टॉप जारी है। हंगामे के बीच कुछ देर के लिए संसद की कार्रवाई चलना और फिर संसद की कार्रवाई को हंगामे के चलते स्थगित करना तो जैसे ट्रेंड सा बन गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट सत्र के दूसरे चरण में भी सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार संसद चलाना ही नहीं चाहती है और सरकार कह रही है कि विपक्ष की बेवजह की हंगामे की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। खैर, हंगामे के बीच जब कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले राज्यसभा में आरआरआर के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर जीतने के लिए बधाई दी गई। फिर हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा नॉनस्टॉप जारी रहा। नतीजतन कार्रवाई को दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। गोहिल ने आरोप लगाया कि गोयल ने लोकसभा के एक सदस्य के खिलाफ आरोप लगाकर उच्च सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को नियम 188 के तहत दिए नोटिस में गोहिल ने कहा कि गोयल ने उस नियम 238 का हनन किया है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य या दूसरे सदन के सदस्य के खिलाफ मानहानिकारक एवं अभियोगात्मक प्रकृति वाला कोई आरोप नहीं लगा सकता। गोहिल ने नोटिस में कहा कि 13 मार्च को गोयल ने दूसरे सदन के सदस्य की कुछ टिप्पणियों से जुड़ा विषय राज्यसभा में उठाया था। तो पहले दिन राहुल के बयानों को लेकर के हंगामा देखने को मिला। आज भी बीजेपी के जो नेता हैं वो राहुल से माफी की मांग पर अड़े रहे और इस बीच हंगामा नॉनस्टॉप लगातार जारी रहा। और इस हंगामे की भेंट में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो चढ़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। रूल 238A sir, which clearly says no allegation of defamatory and incriminatory nature shall be made by a member against any other member or member of the house। यहाँ पे सर जो हाउस के लीडर कह रहे हैं, सदन के नेता, वो लोकसभा के मेंबर को, और मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है सर। मेरे प्रिविलेज नोटिस के अंदर मैंने पुराने जो किस्से हैं उसको कोट किया है कि नाम मेंबर का नहीं भी लिया हो, मेंबर का नाम नहीं भी लिया हो, पर जनरल नेचर में लोकसभा के मेंबर का यहाँ पे जिक्र नहीं हो सकता है। अगर इसी बात को लेना है तो प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके हमारे देश की बदनामी जो करते थे, हमारे देश बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। सत्तापक्ष जहां इसे सुशासन बताता है वहीं विपक्ष इसे जंगल राज बताता है। और अब छपरा से आरजेडी के विधायक की किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि जब बिहार की सत्ता में जेडीयू के साथ ही आरजेडी के नेता ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम लोग कितने सुरक्षित होंगे। विधायक की किडनैपिंग का यह मामला छपरा में मुफस्सिल थाना इलाके के साडा गांव का है। आरजेडी विधायक सुनील राय की किडनैपिंग का खुलासा एक सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बदमाश सफेद कार से आते हैं और फिर विधायक को किडनैप कर आराम से चलते बनते हैं। विधायक के अपहरण की खबर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है तो स्थानीय लोगों और परिजनों से सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और विधायक की तलाश तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर सुनील राय का मोबाइल फोन पड़ा मिला है। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। तो अब यह घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। अगर सत्ताधारी पार्टी के साथ ही पार्टी का विधायक ही इस तरह से किडनैप होने लगेगा तो फिर सवाल तो उठेंगे ही और सवाल उठने लाजमी हैं। जिस सुशासन की बात बिहार में कही जाती है, क्या उस सुशासन की तस्वीरें इस सीसीटीवी फुटेज से देखने को मिल रही हैं? यह सवाल सबसे बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब बिहार में विधायक ही सुरक्षित नहीं है, विधायकों से लूट करने या फिर यूं कहें कि किडनैप करने के मामले अगर इस तरह से सामने आएंगे तो फिर आम जनता कितनी सुरक्षित है, यह सवाल भी कहीं ना कहीं बड़ा और बेहद अहम है। और उम्मीद करेंगे कि विधायक साहब को जल्द ही पुलिस की टीम ढूंढ लेगी और जो भी इसके पीछे संलिप्त हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, ताकि बिहार में जिस सुशासन की बात कही जाती है वो धरातल पर भी देखने को मिलेगा।
बुलेटिन में अब बात एनआईए की छापेमारी की भी कर लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है। एनआईए की टीम ने 6 जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी उन संदिग्धों के ठिकानों पर की जा रही है जो कश्मीरी पंडितों की हत्या के साथ टेरर फंडिंग में शामिल थे। हालांकि एनआईए की ओर से अभी तक छापेमारी को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जिन संदिग्धों के ठिकानों पर छापा पड़ा है वे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से ऑर्डर लेते थे और फिर अलग अलग आतंकवादी समूहों के नाम पर आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देते थे। ये लोग टारगेट किलिंग के लिए खासतौर पर कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि छापेमारी टेरर फंडिंग मामले की जांच का हिस्सा भी है। बता दें कि एनआईए ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में छापा मारा है और कई जगहों पर स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टीम भी छापेमारी में एनआईए की मदद कर रही है। तो फिर यह साफ माना जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के कातिलों की अब खैर नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एनआईए की चोट देखने को मिल रही है और छापेमारी के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद देश के दुश्मन बेपर्दा होंगे। एक्टर सतीश कौशिक की मौत मिस्ट्री बनकर तो नहीं रह जाएगी। सतीश कौशिक की मौत नेचुरल डेथ थी या फिर इसके पीछे साजिश का कोई ताना बाना बुना गया था? ये वो सवाल हैं जो सतीश कौशिक की मौत के बाद अब उठने लगे हैं और इन उठते सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस की टीम भी एक्टिव हो चुकी है। अब तक फार्म हाउस के मालिक विकास मालू समेत 20 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। विकास मालू की पत्नी सानवी मालू अपने पति पर ही सतीश कौशिक की हत्या करने का आरोप लगा चुकी है। अब जब पुलिस ने विकास मालू का बयान दर्ज किया तो विकास मालू सतीश कौशिक की तबीयत खराब होने की बात कह रहा है, लेकिन विकास मालू की पत्नी के आरोप के बाद पुलिस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही बरतती नहीं दिख रही है। सानवी ने जो आरोप लगाया था कि पार्टी के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, लिहाजा पुलिस ने आरोपों के बाद सतीश कौशिक के खून के नमूनों को भी एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है ताकि यह पता चल सके कि सतीश कौशिक के खून में किसी तरह का कोई नशा या कोई अन्य पदार्थ के अंश तो मौजूद नहीं थे। पुलिस ने कौशिक का विसरा भी जांच के लिए भेजा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने फार्म हाउस की जांच करने के बाद वहां से सारे सबूत हासिल किए हैं। यह फार्म हाउस कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू का है। अभिनेता रात में इसी फार्म हाउस में रुके थे और देर रात उन्होंने सीने में दर्द होने की शिकायत भी की थी। तो पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ही सही लेकिन इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझती हुई जरूर नजर आएगी। आपको वो वीडियो भी याद होगा जब होली के दिन सतीश कौशिक दोस्तों के साथ में होली के जश्न में मशगूल नजर आ रहे थे। होली के जश्न में वो शरीक हुए थे और एक दिन बाद जब उनकी मौत की खबर आई थी तो पूरा बॉलीवुड के साथ साथ हिंदुस्तान में मातम पसर गया था। इस मौत को पहले तो नेचुरल डेथ माना जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कार्डियक अरेस्ट ही वजह निकलकर सामने आ रहा था। यह खुलासा हुआ था कि हृदय गति रुकने की वजह से मौत हुई है। लेकिन उसके बाद सानवी मालू ने जब आरोप लगाए तो उन आरोपों के बाद अब कई तरह के सवाल लोगों के मन में भी उठने लगे हैं और लिहाजा इसी सवालों को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। 20 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के करीबियों की खैर नहीं है, जो भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। वहीं अतीक से जुड़े एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। अब एक नई जानकारी सामने आई है। जानकारी यह कि अतीक अहमद का सरकारी गनर लापता है। दरअसल अतीक अहमद जब साल 2004 में सांसद बना था तो उसे एक गनर मिला था, लेकिन अतीक के जेल जाने के बाद से उसका गनर भी लापता है। गनर ने पुलिस लाइन में आमद ही नहीं कराई है। बता दें कि अतीक अहमद का गनर कौशाम्बी के पुरखास का रहने वाला एहतेशाम है। सवाल यह कि जब अतीक अहमद जेल गया था और उसका गनर पुलिस लाइन में आमद कराने नहीं पहुंचा था तो फिर पुलिस लाइन के इंचार्ज ने मामले में तत्परता से कार्रवाई क्यों नहीं की और गनर के पास जो सरकारी असलहा था वो कहां है? जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद मामले में फाइलें खुल रही हैं तभी एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद से जुड़े और कौन कौन से खुलासे होते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली में महिला जज से लूट मामले की भी कर लेते हैं। अब पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल ये मामला 6 मार्च का है। दिल्ली के गुलाबी बाग में महिला जज घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान कुछ लुटेरों ने महिला जज का बैग छीना और उन्हें धक्का देकर मौके से फरार हो गए। गिरने की वजह से महिला के सिर पर चोट आई थी। अब पुलिस ने मामले में सीसीटीवी की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महिला के बयानों के मुताबिक महिला जज रचना तिवारी गुलाबी बाग इलाके में फ्लैट्स के बाहर रात में करीब 10 बजे अपने 12 साल के बेटे के साथ टहल रही थी। तभी 2 बाइक सवार युवक आए और जज का बैग छीनकर उन्हें धक्का देकर भाग गए। उनके बेटे ने पिता को घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे और जज को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। महिला ने बताया कि उनके बैग में करीब 10,000 रुपए, एटीएम और कुछ डॉक्यूमेंट थे। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ लिया है। उनके पास से 4,000 कैश और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। आरोपियों के नाम दिलशाद और राहुल हैं। आरोपी दिलशाद के खिलाफ पहले से ही 10 मामले दर्ज हैं। वो इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर दिल्ली में महिला जज सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कितनी सुरक्षित है। उम्मीद करेंगे कि दिल्ली पुलिस इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेगी। हालांकि अब 2 गिरफ्तारियां जरूर इस पूरे मामले में हुई हैं, लेकिन इस तरह के मामले आगे ना देखने को मिले, लिहाजा पुलिस का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।